क्या बता चुके आप लोगों को? इतिहास पढ़ने के लिए इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बेसिकली लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए आपको टाइम याद होना चाहिए, मतलब टाइमलाइन याद होना चाहिए। भूगोल आपको समझने के लिए स्थान अर्थात पोजीशन, स्थान अर्थात पोजीशन, अर्थात यूपी कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, झारखंड कहाँ है, ये तो इंडिया की बात हो गई। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब बात करेंगे, विश्व के परिप्रेक्ष्य में जब बात करेंगे, तो क्या याद करना पड़ेगा आपको? क्या याद करना पड़ेगा? नहीं, कौन सा देश किस स्थान पर मौजूद है, कौन सा देश किस स्थान पर मौजूद है। आप लोग को अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं मैं बता चुका हूं। इतिहास में क्या करना पड़ता है बाबू? इतिहास के लिए आपको टाइमलाइन याद होना आवश्यक है। जैसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं, अब 2300 BC से, कुछ लोग कुछ किताबों में 2500 BC लिखा रहता है, 2500 BC से हिस्ट्री शुरू होता है। कब से हिस्ट्री शुरू होता है? 2500 BC से। कब से? 2500 BC। BC मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट। BC मीन्स क्या होता है? जो आपकी किताबों में लिखा रहता है ईसा पूर्व, लिखा रहता है नहीं लिखा रहता है? ईसा पूर्व। 2500 BC से इतिहास शुरू होता है। 2500 BC से 1750, 2500 BC से 1750 तक चलता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सहायता नहीं, सभ्यता। और 250 सालों का इतिहास हमारे पास नहीं, यानी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। क्यों नहीं है? तो इसके लिए हमें इतिहास की परिभाषा को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? इतिहास की परिभाषा को समझना पड़ेगा। इतिहास मीन्स वह तथ्य जो भूतकाल में घटित हुआ है, वह घटना जो भूतकाल में घटित हुई है और वर्तमान में उसका लिखित प्रमाण हमारे पास है। भूतकाल में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित हुई जिनका लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं। तो इतिहास की परिभाषा क्या होती है? भूतकाल में घटित घटनाओं का लिखित विवरण यदि हमारे पास है उसे हम इतिहास कहेंगे, यदि लिखित विवरण हमारे पास नहीं है उसे इतिहास हम नहीं कहेंगे। तकनीकी रूप से जो इतिहासकार लोग परिभाषा इतिहास की देते हैं, इतिहास की जो परिभाषा इतिहासकार लोग देते हैं उसके अनुसार, एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, मीन्स प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री ऐसी हिस्ट्री को कहते हैं जिसका लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं, इसीलिए ये 250 सालों का लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं। फिर भी हमारा इतिहास शुरू होता है 2500 BC से। ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में बता चुके हैं, 4 संवत के बारे में बता चुके हैं आप लोगों को। 4 संवत समझ रहे हैं? विक्रम संवत, शक संवत, ग्रिगोरियन संवत बता चुके हैं, नहीं बता चुके हैं? विक्रम संवत, शक संवत, ग्रिगोरियन संवत, ये सब संवत आपको बता चुके हैं। तो उसी में से ये कौन सा संवत है? ये ग्रिगोरियन संवत। इस समय वर्तमान में जो संवत हम यूज करते हैं वो कौन सा संवत है? ग्रिगोरियन संवत। कौन सा संवत? ग्रिगोरियन कैलेंडर। कैलेंडर को हिंदी में हम कहते हैं संवत। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो 2500 से 1750 BC तक, 2500 BC से 1750 BC तक सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। 1500 BC से, कब से? 1500 BC से, 1500 BC से 600 BC तक हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। अब वैदिक काल को 2 भागों में बांट दिया गया है, 1500 BC से 1000 BC तक पूर्व वैदिक काल और 1000 BC से 600 BC तक उत्तर वैदिक काल। उत्तर मीन्स होता है बाद। उत्तर मीन्स क्या होता है? उत्तर मीन्स एक आंसर भी होता है जो आप देते हैं। उत्तर मीन्स एक दिशा भी होता है और उत्तर मीन्स बाद भी होता है। यानी उत्तर वैदिक काल यानी बाद का वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल अर्थात पहले का वैदिक काल। पहले का वैदिक काल कहां से कहां तक है? 1500 BC से 1000 BC। उत्तर वैदिक काल कहां से कहां तक है? 1000 BC से 600 BC। 1000 BC से 600 BC तक। हम आप लोग को पहले भी बतला चुके हैं BC और AD में क्या अंतर होता है। BC
एडी सीई, एडी को ही सीई कहते हैं। सीई मीन्स कॉमन एरा, कॉमन एरा मतलब सामान्य संबंध। सामान्य संबंध मतलब जो पूरी दुनिया में वर्तमान समय में सामान्य रूप से लागू है। किसके द्वारा लागू है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा एडॉप्ट किया गया। किसको? सीई को। सीई मीन्स होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा मीन्स सामान्य संबंध। ये सब बता चुके हैं। इस पर क्वेश्चन लिख रहा है आपको कि अगर भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, यदि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो विक्रम संवत में उस दिन कौन सा डेट था? 15 अगस्त 1947 को विक्रम संवत में कौन सा सन था, या शक संवत में कौन सा संवत, कौन सा क्या बोलते हैं, कौन सा सन था? बात समझ गए? क्लियर? डस्टर कहां? तो 1500 BC से 600 BC कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल है? उत्तर वैदिक काल। 600 BC फेमस है दो घटनाओं के। 600 BC किसके लिए फेमस है? जब हम BC बोल रहे हैं आप समझना ईसा पूर्व, जब हम AD लिखेंगे आप समझना ईसवी, CE लिखेंगे आप समझना ईसवी, क्योंकि AD का एक नाम और है CE। AD CE के बारे में बता चुके हैं। 600 BC में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। एक, राजा महाराजाओं ने सोरस महाजनपद, सोरस महाजनपद, महाजनपद, सोरस महाजनपद का उदय हुआ। इसका मुख्य बिंदु था मगध। मगध वर्तमान में कहां है? बिहार में। वर्तमान समय में मगध कहां है? बिहार में। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी हुआ करती थी। पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी हुआ करती। सोरस महाजनपद का मतलब यहां पर है 16 महाजनपद। सोरस महाजनपद का मतलब है 16 महाजनपद। जैसे उनमें से मगध एक वैशाली था, एक वैशाली था, ऐसे ऐसे 16 थे। ऐसे ऐसे कितने थे? 16। और दूसरा लगभग 52 नए धर्मों का उदय हुआ। 600 BC में इतिहास में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहला 16 महाजनपद, अर्थात 16 राजाओं ने 16 महाजनपद का निर्माण कर दिया। क्लियर? 600 BC में। और 600 BC में ही 52 नए धर्मों का उदय हुआ। कितने नए धर्मों का? 52। कुछ किताबें 50 कहती हैं, कुछ किताबें 100 कहती हैं। मैंने जहां से पढ़ा है वहां से 52 पढ़ा। इनमें से दो फेमस हो गए, दो प्रसिद्ध हो गए, बौद्ध धर्म और जैन, जिनके बारे में आज भी हम पढ़ते हैं। दो फेमस हो गए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये 16 महाजनपद जो है, 16 बोलते हैं हम लोग आपस में 16, लेकिन उस समय की किताबों में सोरस लिखा जाता है, किसी अन्य भाषा में लिखा गया है। बात समझ गया? 16 महाजनपदों में से मगध एक था। ये सब मगध वगैरह चलते चलते, कहने का मतलब ये है 2500 BC से 750 AD तक। कब तक? 750 AD या CE एक ही चीज है। इसको ईसवी भी बोलते हैं हिंदी में, इसे ईसा पूर्व बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। 2500 BC से 750 AD तक क्या है? प्राचीन इतिहास। क्या है? इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए आपकी पुस्तक को 12 चैप्टर में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए संविधान की किताब को 22 भाग में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए महाभारत को 18 भाग में बांटा गया है। कोई पूछेगा महाभारत में कितने अध्याय, आप क्या कहेंगे? 18। बात समझ गए? तो एक कंसेप्ट होता है साइकोलॉजी में, पूर्ण से अंश की ओर या अंश से पूर्ण की ओर, दोनों कंसेप्ट होता है। तो दोनों कंसेप्ट आदमी अपनी सुविधा अनुसार अपने जीवन में जैसे उनको समझ में आता है उस कंसेप्ट को अप्लाई करके अपनी अध्ययन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। बात समझ गए? इसी वजह से जो मनोवैज्ञानिक है उन लोगों ने देखा कि आपकी किताब को कितने भागों में बांटे कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके आ जाए। बात समझ गए? क्लियर? तो 2500 BC से 750 AD तक क्या है? प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास है? प्राचीन इतिहास। 750 AD से 750 1757 तक। कब तक? 1757 मध्यकालीन इतिहास है। क्या है? 750 AD से कहां तक?
1757, कुछ हिस्टोरियन 1764 भी बोलते हैं। क्यों? अभी आएगा पता है। 750 एडी से 1757 एडी तक हम क्या बोलते हैं? मध्यकालीन इतिहास। कौन सा इतिहास? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकाल का इतिहास। और 1757 से 15 अगस्त 1947 तक क्या बोलते हैं हम? 15 अगस्त 1947 तक हम क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। तो इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। प्राचीन इतिहास, जिसे अंग्रेजी में एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास, जिसे अंग्रेजी में मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं, और आधुनिक इतिहास, जिसे हिंदी में हम मॉडर्न हिस्ट्री, इंग्लिश में मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। क्लियर? आधुनिक इतिहास की शुरुआत कैसे होती है? 1757 से। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत कैसे होती है? 1700 कब से होती है? कब तक चलती है? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। ये इतिहास का टाइमलाइन है। ये इतिहास का क्या है? टाइमलाइन। किस इतिहास का? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ऐसा बांटने से हमें इसको समझने में, याद करने में आसानी होगी। बात समझ गए? इस तरह से बांटने से इसको समझने में और याद करने में हमें क्या होती है? आसानी होती है। बात समझ गए? इस तरीके से बांटने में 2500 BC से 750 एडी तक प्राचीन इतिहास, 2500 BC से 750 एडी तक प्राचीन इतिहास, 750 एडी से 750 एडी से कहां तक? 1757 तक मध्यकालीन इतिहास, 1757 एडी से 1947 तक आधुनिक भारत का इतिहास। अब अगर हमें आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, या मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, या प्राचीन इतिहास पढ़ना है, उसका भी टाइमलाइन हमें याद होना हमारे लिए आवश्यक है। ऐसा इसलिए है, जब आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ के पहले आप पहाड़ा याद करते हो, नहीं याद करते? इंग्लिश पढ़ते हो तो ABCD याद करते हो, नहीं याद करते? फिर ना A को B से, B को C से जोड़ करके, या A को P से, फिर N से, फिर E से जोड़ करके एक पल बनाते हो। ठीक उसी प्रकार इतिहास है, ठीक उसी प्रकार इतिहास है। आधुनिक भारत की इतिहास की शुरुआत होती है 1757 में। 1757 की एक घटना आपको याद करनी है। उस घटना का नाम है प्लासी का युद्ध। क्या नाम है? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ? अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब। कक्षा 6 के इतिहास के पहले चैप्टर में सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब के बारे में ही बताया गया है। क्योंकि यहाँ अंग्रेज आ रहा है, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ? एक अंग्रेज और दूसरा बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। तो अंग्रेज कौन थे? अंग्रेजों की एक कंपनी जिसका निर्माण 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी। कब हुआ था? या 1600 एडी जिसको बोलेंगे, 1600 ईस्वी में हुआ था, जिसे हम 1600 एडी बोलेंगे। वो भारत आई। कहां आई? भारत आई। और भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। किस लिए आई थी बच्चों? व्यापार करने के लिए। व्यापार करते करते धीरे धीरे कुछ राज्यों को, कुछ राजाओं से लड़ने लगी। ऐसी पहली लड़ाई जो अंग्रेजों ने भारत में लड़ी, उसका अंग्रेजों ने भारत में भारतीयों के खिलाफ लड़ी, उसका नाम है प्लासी का युद्ध। उसका नाम क्या है? प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध में भारत के बंगाल राज्य के नवाब थे सिराजुद्दौला हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। वहीं से ये निर्धारित हो जाता है अब भारत में किसका शासन रहेगा? अंग्रेजों। अब भारत में किसका शासन रहेगा? अब कुछ घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं। उन घटनाओं को आपको पहले समझना नहीं, पहले आपको याद कर लेना है।
जब याद कर लेंगे, जैसे जैसे अपनी किताब पढ़ेंगे, 6, 7, 8 की जो पुस्तक है उसको ध्यान में रख करके इन घटनाओं का चार्ट या टाइमलाइन बनाया गया है मेरे द्वारा। बात समझ गया? 6, 7, 8 की जो पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की या उत्तर प्रदेश की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसको ध्यान में रख करके इस टाइमलाइन को बनाया गया है। पहला डेट आपको याद करना है 1756, कौन सा? दूसरा याद करना है 1757, तीसरा याद करना है 1760, चौथा याद करना है 1761, पांचवा याद करना है 1764, छठवा याद करना है 1773, सातवां याद करना है 1784, फिर याद करना है 1793, क्या याद करना है? फिर याद करना है 1800। अब इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर देते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है। हम आपको इतिहास पढ़ा नहीं रहे हैं, ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं इतिहास को पढ़ा कैसे जाता है। क्लियर? कालकोट, ये भारत का मैप है, ये इंडिया का मैप है, ये भारत का मैप है। भारत में जब अंग्रेज आए उनकी 3 प्रेसिडेंसी थी। यहां पे बंगाल है, यहां पर मद्रास है और यहां पर महाराष्ट्र। यहां पर बंगाल है, यहां पर मद्रास है और यहां पर महाराष्ट्र। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने क्या किया? सिराजुद्दौला ने एक फोर्ट विलियम सेंटर था, अंग्रेजों की बंगाल में व्यापारिक कोठी जो थी उसका नाम था फोर्ट विलियम बिल्डिंग। फोर्ट विलियम बिल्डिंग एक बिल्डिंग थी अंग्रेजों की, जहां से अंग्रेज व्यापार करते थे, जिस बिल्डिंग में अंग्रेज अपने सामान को इकट्ठा करते थे, जिस बिल्डिंग से अंग्रेज अपने सामान का एक्सपोर्ट करते थे, उस बिल्डिंग का नाम क्या था? फोर्ट विलियम बिल्डिंग। क्या नाम था? फोर्ट विलियम भवन। फोर्ट विलियम भवन। बात समझ गया? यहां पर सिराजुद्दौला ने उस भवन पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। क्या कर दिया? उस भवन पर हमला कर दिया। उस भवन में जितने भी लोग थे, जितने भी अंग्रेज थे, सबको कैप्चर कर लिया। कैप्चर करके एक कमरे में बंद कर दिया। कहां बंद कर दिया? एक कमरे में बंद कर दिया। एक कमरे में जब बंद कर दिया और अगले दिन 24 घंटे के बाद जब उस कमरे को खोला गया तो उसमें केवल 21 लोग जीवित बचे थे। लगभग 200 लोगों को सिराजुद्दौला ने एक कमरे में बंद कर दिया और अगले दिन जब दरवाजा खुला तो केवल 21 लोग जीवित बचे थे, बाकी सभी लोग मर गए थे। ये घटना कब हुई थी? 1756 में। इस घटना को बोलते हैं काल कोठरी त्रासदी। काल कोठरी त्रासदी। क्या बोलते हैं? काल कोठरी त्रासदी। कोई पूछेगा काल कोठरी त्रासदी क्या थी, तो आप कहेंगे काला कमरे में, एक एकांत कमरे में, अंधेरे कमरे में, जहां पर ऑक्सीजन का आवागमन नहीं था, सिराजुद्दौला ने लगभग 212 अंग्रेजों को उस कमरे में बंद कर दिया था। और जब अगले दिन दरवाजा खुला तो 21 लोग केवल जीवित थे, बाकी सभी लोग मर गए थे। इस घटना को हम काल कोठरी त्रासदी के नाम से जानते हैं। तो काल कोठरी त्रासदी की घटना कब घटित हुई थी? 1756। कब घटित हुई थी? 1756। 1756 में काल कोठरी त्रासदी की घटना घटित हुई थी। और जब काल कोठरी त्रासदी की घटना घटित हुई, एक आदमी था अंग्रेजों का जो यहाँ का प्रेसिडेंट था, मद्रास का हेड था, मद्रास का वो गवर्नर था। मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी का वो क्या था? गवर्नर था। मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी का वो क्या था? गवर्नर था। वो अपनी सेना को लेकर के और अकेले यहाँ पर आता है फोर्ट विलियम कॉलेज पे, जो सिराजुद्दौला का कब्जा था उसको छुड़ाने के लिए। बात समझ गए? जब यहाँ पर आता है तो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के बीच में एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। हम क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में क्या होता है? प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव जीत जाता है और सिराजुद्दौला हार जाता है। प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव जीत जाता है और सिराजुद्दौला हार जाता है। लॉर्ड क्लाइव जब प्लासी के युद्ध में जीतता है तो अपने आप को घोषित कर देता है बंगाल का पहला गवर्नर। कोई आपसे पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव। मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को, अभी केवल सुनिए। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन जाता है। ध्यान रखना, गवर्नर जनरल नहीं। अभी आगे आप इतिहास में गवर्नर जनरल का भी नाम सुनेंगे, केवल गवर्नर की बात कर रहा हूं।
अब जब ये घटना खत्म हो जाती है, उसी बीच भारत में व्यापार को लेकर के यूरोप के बहुत सारे देशों में आपसी संघर्ष चल रहा था। भारत में व्यापार को लेकर के यूरोप के बहुत सारे देशों में आपसी डिस्टर्ब मत करो। अब आपसी संघर्ष चल रहा था। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच एक लड़ाई हुई जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ वांडीवास, यानी वांडीवास का युद्ध। क्या बोलते हैं? वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। कौन विजेता हुआ? अंग्रेज, और फ्रांसीसी हार गए। अंग्रेजों और वैभव शांत रहो, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अंग्रेज जीत गए और फ्रांसीसी हार गए। ये बैटल ऑफ वांडीवास या वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। कब हुआ था? अभी फिलहाल आपको केवल इतना ही जानना है। 1756 में काल कोठरी क्रांति। वैभव एक बार समझा दिया, शांत रहो। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। 1756 में काल कोठरी त्रासदी हुई थी। कौन किया था? काल कोठरी त्रासदी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने क्या किया था? 212 व्यक्तियों को एक कमरे में बंद कर दिया था 24 घंटे के लिए। उसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से सारे लोग मारे गए। कितने लोग जीवित बचे? 21। कितने लोग? 21 लोग। 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? मराठा के बीच में। मराठा मतलब शिवाजी वाले। अभी मराठा के बारे में आप नहीं जानते हैं, आगे जान जाएंगे। अभी इतना जानिए कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, अफगान का शासक अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच में हुआ था। प्रश्न ये उठता है, पानीपत का तृतीय युद्ध सर जी यहां हुआ था तो प्रथम और द्वितीय कब हुआ था? प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। कब हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 में। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप? पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। वर्तमान में पानीपत कहां है? हरियाणा। वर्तमान में पानीपत और सोनीपत कहां है? हरियाणा। 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। जब मध्यकालीन इतिहास आप पढ़ेंगे, कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं, 8 और 7 वाले पढ़ चुके हैं, 6 वाले नहीं पढ़ेंगे। अकबर और हेमू के बीच में, बस समझ गए। और अकबर की तरफ से लड़ा था बैरम खान। अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? बैरम खान। बैरम खान का लड़का जो था वो बहुत ही अच्छा कवि था। क्या था? कवि। आप लोग घर से ढूंढ के लाएंगे बैरम खान का लड़का जो था बहुत अच्छा कवि था, उसका नाम क्या था? बैरम खान का लड़का बहुत ही बड़ा विद्वान था, उसका नाम क्या था? आप ढूंढ के लाएंगे। ठीक। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, 15 और 1761 में पानीपत का तृतीय। 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर वर्तमान में क्या है? बिहार में। बिहार में जितने भी जिले हैं उनमें से एक जिले का नाम है बक्सर। बिहार के एक जिले का नाम है बक्सर, या एक आप ये जानिए बिहार में एक स्थान है जिसका नाम है बक्सर। बिहार में एक स्थान है जिसका नाम है बक्सर। अंग्रेजी वाले इसको बुक्सार भी पढ़ते हैं, कुछ लोग बक्सर भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको बक्सर पढ़ता हूं। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। बक्सर कहां पे है? बिहार में। पानीपत कहां पे है? हरियाणा। पानीपत कहां पे है? वर्तमान में पूछेगा आपसे कि पानीपत कहां पे है? बैटल ऑफ चंदावर 1194 हुआ था। 1194 में बैटल ऑफ चंदावर हुआ। चंदावर कहां पे है? इस समय फिरोजाबाद को चंदावर कहते हैं। पहले इटावा और फिरोजाबाद एक जिला था। जब इटावा से फिरोजाबाद अलग हुआ, मतलब कोई पूछे चंदावर का पुराना नाम क्या है? आप कहेंगे इटावा। बेस्ट आंसर है फिरोजाबाद, क्योंकि इटावा से अब फिरोजाबाद अलग हो चुका है। इटावा और फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 2 जिले। बस समझ गए? चंदावर में हुआ था। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। किसके किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों से और 3 लोग भारत की तरफ से लड़े थे। बंगाल के नवाब
सिराजुद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला। कौन? बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला। एक आदमी और था, अवध के नवाब, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब और मुगल का एक आदमी था शाह आलम द्वितीय। इन तीन लोगों की सेना मिलकर के बक्सर के मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। कौन कौन से तीन लोग अंग्रेजों से मिलकर लड़े थे? अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब। अवध को वर्तमान में क्या कहते हैं? लखनऊ और अयोध्या। लखनऊ और अयोध्या के क्षेत्र को हम इतिहास में अवध के नाम से जानते हैं। बात समझ गया? तो बंगाल के नवाब और अवध के नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, तीन सेनाएं मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी और तीनों सेनाएं पराजित हो गई थी। तभी से यह प्रमाणित हो गया था अब भारत में अंग्रेजों का शासन होगा। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध प्रथम ऐसा युद्ध था जो अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ लड़ा। उसके पहले वो पुर्तगालियों से लड़ रहे थे, उसके पहले वो फ्रांसीसियों से लड़ रहे थे। भारत में ही लड़ रहे थे लेकिन पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों से। लेकिन भारत में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के खिलाफ लड़ा गया पहला युद्ध था प्लासी का युद्ध। लेकिन बक्सर के युद्ध से यह सिद्ध होगा, कोई आपसे पूछेगा कौन सी घटना है जिससे यह साबित हो गया कि अब आने वाले समय में भारत में अंग्रेजों का शासन होगा। आप बैटल ऑफ प्लासी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे बैटल ऑफ बक्सर। आप क्या कहेंगे? बैटल ऑफ बक्सर। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट कहां से? अंग्रेज की जो पार्लियामेंट है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट से एक एक्ट बनाकर के भारत में ला गया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दो घटनाएं हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दो घटनाएं हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। भारत में किसकी स्थापना हुई? पूछेगा आपसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल का क्या तात्पर्य? अंग्रेजों की तीन प्रेसिडेंसी थी, तीन मुख्यालय थे, बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र। अंग्रेजों के कितने मुख्यालय थे? तीन, बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र। बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, महाराष्ट्र का गवर्नर हुआ करते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का गवर्नर बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल। इसका मतलब क्या था? अब वो तीनों प्रेसिडेंसियों का, तीनों मुख्यालय का वो हेड हो। तीनों मुख्यालय का हेड कौन होगा? बंगाल। मद्रास के मुख्यालय का भी हेड कौन होगा? बंगाल का हेड। महाराष्ट्र के मुख्यालय का हेड कौन होगा? बंगाल का हेड। बात समझ गया? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग, एक आदमी था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग वो बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। जब वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना तब महाराष्ट्र और मद्रास में भी गवर्नर थे, लेकिन ये लोग अपनी बातें इनसे करते थे। किनसे? बंगाल के गवर्नर जनरल से। यानी मद्रास के गवर्नर, महाराष्ट्र के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में काम करते थे। बात समझ गए? क्लियर? 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा है? पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा है? पिट्स इंडिया एक्ट। एक कानून आया भारत में जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में न्यायिक सेवा की शुरुआत हुई। कोई पूछेगा न्यायिक सेवा की शुरुआत भारत में किस एक्ट के तहत हुई? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। न्यायिक सेवा का पिता किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग। किसको कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में सिविल सेवा की शुरुआत हुई, अर्थात नागरिक सेवा की शुरुआत हुई, जिसे आज इस समय आप डीएम एसडीएम बोलते हैं ना, डीएम सचिव। यही न्यायिक सेवा की शुरुआत भारत में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई थी। न्यायिक नहीं, सिविल सेवा की शुरुआत। और न्यायिक सेवा की शुरुआत भारत में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। कौन? और ये बताओ, भारत में सिविल सेवा का पिता किसे कहते हैं? कॉर्नवालिस। हम किसे कहते हैं? कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन कहते थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था उसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारत में न्यायिक सेवा का पिता वारेन हेस्टिंग किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। भारत में नागरिक सेवा का पिता लॉर्ड कॉर्नवालिस किस एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। क्लियर?
एक घटना और है 1793। 1793 फेमस है अस्थाई बंदोबस्त के लिए। अस्थाई बंदोबस्त को अंग्रेजी में कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट। अब ये क्या था, ये जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल इतना जानिए, जैसे भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों को कुछ टैक्स दिया जाता था, जिसे हिंदी में हम कर कहते हैं। बात समझ गए? तो वो चीज फिक्स कर दी गई थी, इतने जमीन के लिए इतना टैक्स, इतने जमीन के लिए इतना टैक्स, जिसको आप वर्तमान में चकबंदी समझते हैं। चकबंदी का ही इनिशियल पोजीशन था अस्थाई बंदोबस्त। चकबंदी का ही इनिशियल पोजीशन था अस्थाई बंदोबस्त। आपके लिए टास्क है, आप घर से पता करके आएंगे, गूगल से सर्च करके आएंगे अस्थाई बंदोबस्त भारत में कौन लाया। 1793 का अस्थाई बंदोबस्त भारत में कौन लाया था, बात समझ गया? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। पहले जो बिल्डिंग थी उसका नाम था फोर्ट विलियम बिल्डिंग। अब ये जो था फोर्ट विलियम कॉलेज। कॉलेज मतलब जिसमें पढ़ाई लिखाई, कॉलेज मतलब जिसमें पढ़ाई लिखाई। 1784 में एक चीज की स्थापना भारत में और हुई थी, इसका मैं नाम भूल रहा हूं, जिसकी सहायता से भारत में एशियाटिक सोसाइटी 1784 एक्ट के द्वारा भारत में सिविल सेवा की शुरुआत हुई और भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी 1784 एक्ट के द्वारा ही हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी का काम क्या था? एशियाटिक सोसाइटी का काम था भारत की संस्कृति, भारत की पुस्तकों का अध्ययन करना और उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना। अंग्रेजी में अनुवाद करके ही तो अंग्रेज उसको पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। इसी प्रकार से बच्चों 1800 हो गया। इसी प्रकार से हम एक एक सन पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते 1947 तक चले जाएंगे। 1947 तक, 1800 तक चले आए हैं। 1757 से हम क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, न तो आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक इतिहास का टाइमलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिक जिस प्रकार से मैथ के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, पढ़ा आना चाहिए, यार टेबल याद होना चाहिए ना। हिंदी की किताब पढ़ने के लिए आपको वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। उसी प्रकार से हिस्ट्री की समझ के लिए आपको हिस्ट्री की टाइमलाइन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। 1800 के बाद एक घटना आती है 1813। 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था, जिसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को, यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में परमिशन दे दी गई। क्योंकि जो अंग्रेज थे वो किस धर्म से संबंध रखते हैं? ईसाई धर्म से। किस धर्म से? ईसाई धर्म से। 1814 एक घटना है, 1814 एक घटना है, 1815 एक घटना है, 1816 1814 1815 16 और 1817। 1815 के द्वारा यहां से राजा राम मोहन राय शुरू हो जाएंगे। 1815 1816 1817। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। किस सभा की? आत्मीय सभा की। 1816 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत, क्या बोलते हैं उसको, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? वेदांत सोसाइटी की। 1817 में राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और 1821 में भारत का प्रथम समाचार पत्र आया था, जिसका नाम है संवाद कौमुदी। नाम क्या है? संवाद कौमुदी। ध्यान रहे, भारत का प्रथम समाचार पत्र भारतीयों के द्वारा 1821 में राजा राम मोहन राय लाए थे, संवाद कौमुदी, लेकिन वो हिंदी में नहीं। आप लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, आप आदि होंगे हिंदी भाषा के, तो हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र आया था ये बांग्ला भाषा में था, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, इसी को हम प्रज्ञाचार भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? प्रज्ञाचार, संवाद कौमुदी। लेकिन ये किस भाषा में था? बांग्ला भाषा। भारतीय के द्वारा, राजा राम मोहन राय भारतीय थे कि विदेशी थे? भारतीय थे। भारतीय के द्वारा भारत में लाया गया प्रथम समाचार पत्र 1823 में संवाद कौमुदी था, लेकिन वो बंगाली भाषा में था, हिंदी भाषा में नहीं था। हिंदी भाषा में 1827 में आया था उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड कौन लाया था? पंडित जुगल किशोर। पंडित जुगल किशोर। अब भारत में आया पहला समाचार पत्र था 1780 में दी बंगाल गजट। 1780 में दी बंगाल गजट, लेकिन ये भारतीय के द्वारा नहीं लाया गया, ये विलियम हिक्की के द्वारा लाया गया था, जो विदेशी थे, अंग्रेज थे। तो भारत में आया प्रथम समाचार पत्र, एक मिनट बच्चों शांत रहो, भारत का प्रथम समाचार पत्र दी बंगाल गजट 1780 में। भारत में
भारतीयों के द्वारा प्रथम समाचार पत्र संवाद कौमुदी। भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 में राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और 1829 में ध्यान रहे 1800 इसको रख लेना है आपको, इसे रख लेंगे जब भी इतिहास की कोई भी किताब पढ़ेंगे, चाहे एनसीईआरटी पढ़ेंगे, चाहे एससीईआरटी पढ़ेंगे। एससीईआरटी 28 प्रकार की है क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं, यानी यूपी एससीईआरटी, बिहार एससीईआरटी, तब आपको आपकी समझ उसमें डेवलप करेगी। अभी बहुत कंट्रोल में पढ़ाई करो, इधर उधर ध्यान मत लगाओ। 1829 में सती प्रथा एक्ट आया था। सती प्रथा एक्ट राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा एक्ट को, इधर उधर ध्यान मत लगाओ, 1829 में सती प्रथा एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से पारित हुआ। क्लियर? कब पारित हुआ था? 1829 में। 1833 में एक एक्ट आता है अंग्रेजों से, इसको बोलते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। रिचमा तुम बहुत ज्यादा देख रही हो इधर उधर। आखिरी बार समझा रहा है, इसके बाद नहीं समझा, इसके बाद क्लास से बाहर कर देंगे, समझिए बात को। और फिर पूरे साल तुमको मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये बात अपने दिमाग में रखा लो, ये लास्ट है, ये सुन लो। 1833 में चार्टर एक्ट आया। मैंने इंडिया का मैप आपको बताया, इंडिया के मैप में बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। अब 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। कहां का? भारत का गवर्नर जनरल। पूछेगा कोई, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर विलियम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैं पोस्ट के बारे में समझा दूंगा। ये टाइमलाइन हुआ 1833 तक, तो मैंने आपको 1757 से 1833 तक बता दिया। अब 1833 से लेकर 1900 तक एक बार बता देंगे, 1900 से लेकर के 1947 तक एक बार ये बता देंगे। यानी 1757 से 1833 के टाइमलाइन को एक बार में पढ़ेंगे, 1833 से 1900 तक के टाइमलाइन को एक बार में पढ़ेंगे, 1900 से 1947 तक के टाइमलाइन को एक बार पढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का टाइमलाइन समाप्त होगा। इससे आपको इतिहास की कोई जानकारी नहीं, लेकिन इसकी सहायता से आधुनिक भारत की कोई भी किताब जो भारत में मौजूद है आप पढ़ेंगे, आपको लिंक करने में बड़ी आसानी होगी। जैसे राजा राम मोहन राय अग्रदूत कहे जाते हैं, भारत में पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं, समझ गया? तो वो धार्मिक सुधारों से संबंधित थे राजा राम मोहन राय। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे, और भारत के जो इतिहासकार थे और लोग थे, सबको आप एक दूसरे से लिंक कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप लिंक नहीं करेंगे, जैसे 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुई थी, तो मराठा के बारे में आप जान गए ना, 1761 वो समय है जब मराठा ने एक लड़ाई लड़ी थी। इसकी सहायता से आप जान जाएंगे उसी के आसपास 100-200 साल के आसपास मराठा रहे थे। क्योंकि इतिहास कितने सालों का है? 2-2.5 सालों का है, 3,000 सालों का है। तो ये आइडिया होगा, बात समझ गए? अब कल की कक्षा में आप लोगों को 1833 से 1900 तक का टाइमलाइन हम बतला देंगे।